तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के बारे में। ठीक है ना? अगर आप तैयारी कर रहे होंगे सीटेट का पेपर 1 या पेपर 2 का, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और आप इस तमाम वीडियो को देखेंगे तो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि आई होप और मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप। तो हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया है वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज जो हम बात करेंगे इस टॉपिक पर, उस पे हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे पैराडाइम ऑफ साइकोलॉजी। हुआ पैराडाइम ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है ना? हुआ क्या कि साइकोलॉजी की जो स्कोप होती है, उसकी जो फील्ड होता है, वो वक्त के हिसाब से काफ़ी उसमें चेंजेज आए, बदलाव आए। पहले साइकोलॉजी को साइकोलॉजिस्ट जो है अलग तरह से डिफाइन करते थे। बाद में कुछ लोग जो है उससे उन बातों को नहीं माने, उनके अगेंस्ट गए और उन्होंने अलग तरह के साइकोलॉजी को डिफाइन किया। तो इस तरह से मैंने इस टॉपिक पे पहले भी बात कर चुका हूँ। आज हम बात करते हैं पैराडाइम ऑफ साइकोलॉजी। तो आइए देखते हैं कि ये क्या बात करता है। एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जेवी वाटसन, जेवी वाटसन जो है वो अमेरिका का एक साइकोलॉजिस्ट था। बिलीव डैट, वो मानता था साइकोलॉजी इज नॉट द स्टडी ऑफ माइंड और सोल। ये मानते थे जेवी वाटसन कि साइकोलॉजी जो है वो माइंड और सोल, दिमाग और आत्मा का अध्ययन नहीं है। इट इज स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। ये जो है अवलोकनीय व्यवहार का अध्ययन है। ये जो है अवलोकनीय व्यवहार का अध्ययन है। इससे पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन हम जब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा उसके टॉपिक के और डीप में जाते हैं। तो ये बात जेवी वाटसन ने सबसे पहले कहा था कि साइकोलॉजी जो है वो सोल या माइंड का अध्ययन नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी जो है वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का अध्ययन है, अवलोकनीय व्यवहार का अध्ययन है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। हिज आइडियाज बिकम फेमस फील्ड इन साइकोलॉजी। और इनकी जो आइडिया थी वो साइकोलॉजी में एक बहुत फेमस फील्ड के तौर पर सामने उभर करके आया और उस फील्ड को बिहेवियरिज्म कहा गया। बिहेवियरिज्म। हिज बुक ऑन दी फील्ड ऑन दिस फील्ड पब्लिश्ड इन 1924। और इन इस फील्ड पर, बिहेवियरिज्म पर, उनकी एक बुक लिखी, उन्होंने एक बुक लिखा 1924 में, 1924 में। और उस बुक का टाइटल था बिहेवियरिज्म। उस बुक का टाइटल ही बिहेवियरिज्म था। और इस तरह से इन्हें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा गया। मतलब व्यवहारवाद का पिता इनको कहा गया। तो उनके विचार मनोविज्ञान के प्रसिद्ध क्षेत्र बन गए, व्यवहारवाद के रूप में जाना जाता है। 1924 में प्रकाशित इस क्षेत्र क्षेत्र पर उनकी पुस्तक का शीर्षक था व्यवहारवाद। यानी कहने मतलब ये है कि जेवी वाटसन जो है सबसे पहले ये कहा कि नहीं, साइकोलॉजी इज द नॉट स्टडी ऑफ सोल, साइकोलॉजी इज द नॉट स्टडी ऑफ माइंड, साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी जो है वो व्यवहार का अध्ययन है, ऑब्जर्वेबल अवलोकनीय व्यवहार का अध्ययन है। और इसके वजह से जब इन्होंने ये बात कहा और उसके बाद जो है ये एक जो बिहेवियर जो है वो एक फील्ड के तौर पर सामने उभर करके आया साइकोलॉजी में, और इस फील्ड को बिहेवियरिज्म के नाम पर जाना गया। और उन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक 1924 में, और उस बुक का टाइटल था बिहेवियरिज्म। और इस तरह से उन्हें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म के नाम से जाना गया। जेवी वाटसन ही सबसे पहले कहे थे इन्होंने कि जेवी वाटसन का एक कोटेशन है, वो कोटेशन आप याद रखिएगा कि गिव मी ए डजन ऑफ हेल्दी चिल्ड्रेन, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, आई कैन मेक देम डॉक्टर, जज और थीफ। उन्होंने कहा कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दीजिए, अब मैं उसे डॉक्टर बना दूंगा, जज बना दूंगा और चोर बना दूंगा। यानी मैं जो चाहूं उसे बना दूंगा। आई कैन मेक देम, मैं जो चाहूं उसे बना सकता हूँ। चाहे वो मैं चाहूँ तो उसको डॉक्टर बना सकता हूँ, चाहो तो मैं उसे जज बना सकता हूँ, और चाहो तो मैं उसे चोर बना सकता हूँ। ये जेवी वाटसन का कोटेशन है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, आगे जब हम बात करते हैं तो एट द सेम टाइम, इसी समय जब जेवी वाटसन जो है बिहेवियरिज्म के फील्ड को प्रपोज किया दुनिया के सामने में,
तो उसी समय एक तरफ जो है वो सिगमंड फ्राइड एक साइकोलॉजिस्ट थे, वो अभी भी इंसान के माइंड पर, थिंकिंग प्रोसेस पर और कॉन्शियसनेस पे ही बात कर रहे थे, सिगमंड फ्राइड। और उन्होंने एक थ्योरी दिया अपने रिसर्च के बाद, और उसको उस थ्योरी का नाम है साइको एनालिसिस। इसके बारे में हम सब आगे पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। फ्राइड फील्ड ऑफ स्टडी वाज टर्म्ड एज साइको एनालिसिस एंड ही वाज नोन एज फादर ऑफ साइको एनालिसिस, और इन्हें मनोविश्लेषणवाद का पिता कहा जाने लगा, मनोविश्लेषणवाद का पिता कहा गया। जिस टाइम में जेबी वाटसन ने एक फील्ड प्रपोज किया साइकोलॉजी में जिसे कहा गया बिहेवियरिज्म, उसके बाद उसी टाइम में सिगमंड फ्राइड भी, जो कि जेबी वाटसन जो है वो सोल और माइंड से अलग हट करके, उसके अगेंस्ट हट करके उन्होंने कहा कि नहीं, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और उन्होंने एक फील्ड दिया बिहेवियरिज्म। लेकिन टिल नाउ, अभी तक सिगमंड फ्राइड जो है वो इंसान के माइंड पर, थिंकिंग प्रोसेस पर और कॉन्शियसनेस पे ही अध्ययन कर रहे थे। और उन्होंने इस पर अध्ययन करके एक फील्ड प्रपोज किया, एक टर्म दिया साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण, और इनको इसीलिए इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस के नाम से जाना गया। ठीक है ना। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो देन ए न्यू आइडिया डेवलप्ड बाय अब्राहम मास्लो एंड कार्ल रोजर्स। उसके बाद एक नया आइडिया, एक नई सोच जो अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स ने दुनिया के सामने में प्रपोज किया रिसेंट टाइम, लगभग 1950s में, लगभग 1950 के आसपास, अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स ने। और इस फील्ड को उन्होंने कहा ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। ह्यूमनिज्म के नाम से इन्होंने उनको प्रपोज किया। अब इन तमाम पॉइंट को नोट कीजिएगा कि अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स ने कौन से फील्ड को प्रपोज किया, यानी ह्यूमनिज्म के फादर कौन है, अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स। साइकोएनालिसिस के फादर कौन है, सिगमंड फ्राइड। बिहेवियरिज्म के फादर कौन है, जेबी वाटसन। इस बस चीज़ों को आप समझिएगा। और तो उसी समय 1950s के आसपास जो है अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स जो है एक नया फील्ड दुनिया के सामने में प्रपोज किया, और उस फील्ड का नाम था ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, लगभग 1950 के आसपास। ठीक है ना। हम इन तमाम थ्योरी पर डिटेल से बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। अभी तो मैं आपको साइकोलॉजी का एक पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, साइकोलॉजी की दुनिया थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें साइकोलॉजी कहाँ तक है। अभी तो हम इस तमाम थ्योरीज पे डिटेल से डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज में। ठीक है ना। ह्यूमनिज्म इज फिलॉसफी दैट स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमनिज्म जो है, जो फिलॉसफी है, वो स्ट्रेस जोड़ देता है इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स, इंडिविजुअल पोटेंशियल, एक्शन इन विच ह्यूमन इंटरेस्ट, सोशल कॉजेज एंड वैल्यूज। इन तमाम चीज़ों पर जो है ह्यूमनिज्म जो है वो फोकस करता है। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ह्यूमनिज्म का, तो वो जब थ्योरी पढ़ेंगे तो वो फोकस करता है ह्यूमन फैक्टर पर, इंडिविजुअल पोटेंशियल पर, व्यक्तिगत जो इंसान की क्षमता है उस पर, एक्शन पर जोर देता है, इंसानों के जो एक्शन, और ह्यूमन इंटरेस्ट, इंसानों की दिलचस्पी जो है उस पर जोर देता है, सोशल कॉजेज, सामाजिक क्या कॉजेज है उस पर जोर देता है, एंड वैल्यूज पे जोर देता है ह्यूमनिज्म। तो इन तमाम चीज़ों पर ह्यूमनिज्म जो है बात करता है। आगे बढ़ते हैं। फिर अभी इन रिसेंट टाइम में, अभी जो आप एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं, ये अभी एजुकेशन सिस्टम जो है वो फॉलो करता है कंस्ट्रक्टिविज्म को, रचनावाद को। इन रिसेंट टाइम ए न्यू एंड वेरी फेमस फील्ड नोन एज कंस्ट्रक्टिविस्ट। अभी रिसेंट टाइम में, अभी जो भी एजुकेशन सिस्टम आप देख रहे हैं, तो एजुकेशन सिस्टम पे बहुत बड़ा हाथ जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म का है। ये क्या है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इन रिसेंट टाइम ए न्यू एंड वेरी फेमस फील्ड नोन एज कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। कंस्ट्रक्टिविज्म डिवाइडेड इनटू टू एरियाज बाय इंटरेस्ट ऑफ साइकोलॉजिस्ट। जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने इंटरेस्ट के बेस पर, अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अलग अलग इंटरेस्ट के बेस पर, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, टू पार्ट्स में। पहला, वन इज कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट, या उसे कह सकते हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, या उसे कह सकते हैं पर्सनल कंस्ट्रक्टिविस्ट, या उसे कह सकते हैं इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ये सब एक ही नाम है। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट कह सकते हैं, संज्ञानवादी रचनावाद कह सकते हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कह सकते हैं, पर्सनल कंस्ट्रक्टिविस्ट कह सकते हैं, इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविस्ट कह सकते हैं, और दूसरा जो है सेकेंड, उसे कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, सामाजिक रचनावाद।
कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में बात करें तो पियाजे वाज द फादर ऑफ कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट। पियाजे को कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट के पिता के तौर पर जाना जाता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पियाजे संज्ञानात्मक रचनावाद के जनक हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करेंगे तो वाइगोट्स्की वाज द पायोनियर ऑफ द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। वाइगोट्स्की को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का प्रणेता के तौर पर जाना जाता है। तो ये हमारे सामने में ये टॉपिक था। जहाँ हमने क्या बात किया, हमने बात किया पहले बात किया जेबी वाटसन का, ठीक है ना। हमने बात किया जेबी वाटसन का। जेबी वाटसन जो फील्ड सामने साइकोलॉजी में प्रपोज किए, उनका उस फील्ड का नाम था बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म, ठीक है ना। जेबी वाटसन ने जो फील्ड प्रपोज किया उसका नाम था बिहेवियरिज्म। जेबी वाटसन के उसी समय जो है एक साइकोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था फ्राइड, सिगमंड फ्राइड, और उन्होंने जो फील्ड प्रपोज किया उसका नाम था साइको एनालिसिस, एनालिसिस, ठीक है ना। और उसके बाद लगभग उसी दौरान जो है अब्राहम कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स एक फील्ड प्रपोज किए और उस फील्ड का नाम था ह्यूमनिज्म, ठीक है। ये सब अलग अलग लोगों ने अलग अलग फील्ड प्रपोज किए साइकोलॉजी में। इसके बारे में तमाम के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो फील्ड साइकोलॉजी में ज़्यादा एजुकेशन में ज़्यादा वर्चस्व जिस फील्ड का है अभी के तौर में, उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म। और ये कंस्ट्रक्टिविज्म भी दो तरह के हैं, एक है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, एक है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसको पियाजे ने ज़्यादा अहमियत दिया, यानी इस पे पियाजे ज़्यादा काम किए, जीन पियाजे। और एक है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है ना। और इस पे जो है सबसे ज़्यादा काम जो किया उसका नाम है वाइगोट्स्की। इन तमाम पे हम डिटेल से बात करेंगे आने वाले वक्तों में। तो आप ओवरव्यू समझ गए होंगे। जो पॉइंट है, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो पॉइंट हम आप उसके सामने दे रहे हैं उन तमाम पॉइंट को आप नोट डाउन करेंगे और देखेंगे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में, और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदे होंगे आपको, ठीक है ना। तो आगे बात करेंगे दूसरे वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझ सकें और बेहतर तरीके से समझ सकें। वीडियो छोटा रखेंगे ताकि आपको बोरिंग फील ना हो। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, बाय।